गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अजय सिंह। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो काम कर रहे थे उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो आज का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हमें ध्यान रखना है जिस टॉपिक पे हमें काम करना है उस टॉपिक की जो विषय वस्तु की जब बात हम लोग करते हैं तो चीज़ें निखर कर ये आती हैं कि सबसे पहले देखा जाता है कि मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। कब? मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। और क्रिप्स प्रस्ताव जो देखा जाता है स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में था। और उस समय देखा जाता है जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की स्थिति इतनी कमज़ोर हुई कि क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत जो भी शर्तें थी उन पे देखा जाता समझौता करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गांधी ने कहा था कि इस डूबते हुए बैंक का चेक की ज़रूरत हमें नहीं है। कहने का मतलब है यदि आप द्वितीय विश्व युद्ध हारते हैं तो फिर आपका अधिकार ही भारत पे नहीं रहेगा, तो हमें आप क्या देंगे? फिर हम तो किसी के दूसरे के अधीन हो जाएंगे। इसलिए हम देखा जाता है आपका जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव से हम सहमत नहीं है। तो क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप देखा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्धा में कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई। कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई है। उस बैठक में गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चैलेंज करते हुए कहा कि यदि हमें सहयोग नहीं मिला तो मैं देश की बालू से एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये एक चैलेंज पूर्वक एक धमकी थी, ये समझ लीजिएगा। इसीलिए देखा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई जाती है। कहाँ? ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक बुलाई जाती है ग्वालियर टैंक मैदान में, उस बैठक में प्रस्ताव पास होता है 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई में, जिसके तहत 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात अगस्त क्रांति की शुरुआत होती है। और इस क्रांति ने देखा गया कि इस क्रांति के तहत पूरी तरह से गांधी ने एक स्पीच भी दे डाली थी कि इस आंदोलन को स्टार्ट करते हुए कि करो या मरो। देखो, वही व्यक्ति जिसने अहिंसा पर पूरा फोकस किया आज वो पूरी तरह से हिंसक हो गया है। क्यों? परिस्थितियां अलग हैं। 1920 की परिस्थितियां अलग थी, 1930 की परिस्थितियां अलग है। कहने का मतलब है जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तब की परिस्थितियां अलग थी, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ उस समय की परिस्थितियां अलग थी। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि ध्रुवीय राष्ट्र मित्र राष्ट्रों की स्थिति को पूरी तरह से एकदम डिस्टर्ब किए हुए, खराब किए हुए, कहने का मतलब है। इसलिए गांधी ने एक समय के साथ लोहा गर्म देखा, तब पीटना शुरू किया कि अब जरूरत है कि अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का। अब इस समय भारत को छोड़ने की बात आ गई। अब भारत छोड़ो आंदोलन होगा, इससे कुछ भी कम नहीं होगा। तो हम लोग जिस पे काम करेंगे वो है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या ना टॉपिक है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इसे हम लोग देखा गया है अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोगों ने अथवा अगस्त क्रांति क्या बोलेंगे? अगस्त। कभी कभी एग्जाम में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होता है तो अगस्त क्रांति, क्योंकि ये घटना जो घटित होती है अगस्त माह में घटित होती है, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन अथवा अगस्त क्रांति पूछा जाता है तो आपको बताना होगा कि 1942 में। कब? 1942। आपसे सीधे सवाल पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ तो क्या बताएंगे? 1942 में। यदि सवाल पूछा जाए अगस्त क्रांति कब स्टार्ट हुई तब भी आप बताएंगे 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव होता है वो पास होता है कहाँ? आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई।
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का, सीधे सवाल पूछा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, डेट पूछी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942, क्या डेट है? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, ग्वालिया टैंक मैदान। कौन सा था? ग्वालिया टैंक मैदान, बम्बई। ग्वालिया टैंक मैदान, बम्बई। सीधे सवाल पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ? डेट आपको बताना होगा। 8 अगस्त 1942, ग्वालिया टैंक मैदान। और ये ग्वालिया टैंक जो मैदान है ये कहाँ है? बम्बई। ध्यान रखना इस चीज़ को, ग्वालिया टैंक मैदान। सीधे सवाल आता है, भारत छोड़ो आंदोलन अथवा अगस्त क्रांति कब स्टार्ट हुई? 1942। सवाल पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ? 8 अगस्त 1942, ग्वालिया टैंक मैदान, बम्बई। इस प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पास होता है 8 अगस्त 1942 बम्बई में, इस प्रस्ताव के तहत आपको ध्यान रखना है कि 9 अगस्त 19, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त, क्या डेट है? 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ होता है। कब? 9 अगस्त 1942 को आरंभ होता है। आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, कब आरंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाए कब पास हुआ तो 9 अगस्त 1900, कब स्टार्ट हुआ? 9 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन अथवा अगस्त क्रांति, जिसे 1942 के नाम से जाना जाता है, 1942 में स्टार्ट हुई थी चीज़ें, लेकिन प्रस्ताव कब पास हुआ? 8 अगस्त 1942। कहाँ पास हुआ? ग्वालिया टैंक मैदान, बम्बई। कौन सी जगह है? ग्वालिया टैंक मैदान, बम्बई। और भारत छोड़ो आंदोलन सीधे पूछा गया 9 अगस्त 1942 को आरंभ होता है। कब होता है? 9 अगस्त 1942। जैसे ही 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, ब्रिटिश सरकार ने तुरंत ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उच्च कोटि के नेताओं की गिरफ्तारी करना स्टार्ट कर दिया। उच्च कोटि के नेताओं की गिरफ्तारी करना स्टार्ट कर दिया और उससे इसके साथ साथ देखा गया सभी नेताओं को अलग अलग जेलों में नज़रबंद किया गया, जिसके तहत देखा जाता है आंदोलन क्या हो जाता है? नेतृत्वहीन हो जाता है। तो सवाल पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व को स्टार्टअप तो गांधी देते हैं, पूरी सोची समझी सब कुछ, पूरा जो मैनिफेस्टोस का तैयार किया गया था, एजेंडा जो तैयार किया गया था वो गांधी के द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन आंदोलन जैसे स्टार्ट होता है, ब्रिटिश सरकार ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उच्च कोटि के नेताओं की गिरफ्तारी कराती है। उन सभी नेताओं को अलग अलग जेल में कैद किया जाता है, जिसमें देखा गया है कि गांधी को, गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके सचिव महादेव देसाई तथा सरोजिनी नायडू जैसे उस समय के ऊर्जावान नेता जो थे, उनको आगा का पैलेस, कौन सा पैलेस? आगा खा पैलेस, जो इस समय पुणे में है, आगा खा पैलेस में नज़रबंद किया गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल, उत्तराखंड में इस समय है वो, वहाँ पर नज़रबंद किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना की बांकीपुर जेल में नज़रबंद किया गया तथा जयप्रकाश नारायण, बाबू जयप्रकाश नारायण को सेंट्रल जेल हजारीबाग में नज़रबंद किया गया, जिसके तहत देखा जाता है आंदोलन क्या हो जाता है? नेतृत्व विहीन हो जाता है। आंदोलन क्या हो जाता है? नेतृत्व विहीन आंदोलन हो जाता है। तो फिर से देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन अथवा अगस्त क्रांति कब स्टार्ट? 1942। प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ? ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई। स्टार्ट कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो जो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने, किस सरकार ने? ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर, 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर, ध्यान रखना है 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर, 1 घंटा भी समय ना बीते, ध्यान रखना, इसलिए बताया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, जीरो आवर के तहत उच्च कोटि के नेताओं की, के तहत उच्च कोटि के नेताओं की, उच्च कोटि मतलब बड़े बड़े नेताओं को, उच्च कोटि के नेताओं की गिरफ्तारी करा दी, तो आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त को, क्या डेट है जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ? 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर, क्या है? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उच्च कोर्ट के नेताओं की गिरफ्तारी करा दी। देखा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार, सीधे सवाल पूछा जाता है ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के तहत चलाया गया? जोर देना, ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के तहत चलाया गया? ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के तहत चलाया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो आपको बताना होगा कि ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ और इस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उच्च कोर्ट के नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, जिसके कारण, नेक्स्ट इसी में चीजें हम मर्ज करेंगे, जिसके कारण ध्यान रखना है, जिसके कारण आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है, जिसके कारण आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है, ध्यान रखना, जिसके कारण आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है। अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उच्च कोर्ट के नेताओं की गिरफ्तारी करा दी, जिसके कारण आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है। अंडरलाइन करना इस पॉइंट को, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है। आप देखते हैं कि जैसे नेतृत्व विहीन हुआ, उसी समय गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान एक नारा दिया है, क्या? करो या मरो। सवाल पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। सीधे सवाल पूछा जाता है करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो आपको बताना होगा करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो गांधी ने दिया है। किस आंदोलन के दौरान दिया है? तो आंदोलन पूछा जाता है तो क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब देखो, आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, ब्रिटिश सरकार ने उच्च कोर्ट के नेताओं की भी गिरफ्तारी करा ली, लेकिन नेताओं की गिरफ्तारी हुई, नेताओं को रखा कहाँ गया?
इस पे एक सवाल पूछा जाता है, कूट में मिलाने को आता है, मैच कराना जिसे कहते हैं, मैचिंग, मैच कराने के लिए पूछा जाता है, किस देखा जाता है किस राजनेता को, किस उस समय देखा जाता है प्रभावशाली नेता को किस जेल में नज़रबंद किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेताओं की गिरफ्तारी, तो ऐसे सवाल पूछा जाता है। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट, भारत छोड़ो, शॉर्ट में हम लिख लेंगे, ध्यान रखना है, हर बार बड़ा वर्ड हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, शॉर्ट में करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को, किसको, गांधी को, ध्यान रखना है, गांधी, कस्तूरबा गांधी, कौन, कस्तूरबा गांधी, गांधी कामा कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, महादेव देसाई, ध्यान रखना, महादेव जो देसाई हैं ये गांधी के सचिव हैं इस समय। ये सवाल पूछा जाता है, निम्न में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी के सचिव कौन थे, तो आपको बताना होगा महादेव देसाई। तो गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, महादेव देसाई एवं सरोजिनी नायडू, कौन, सरोजिनी नायडू। तो गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई एवं सरोजिनी नायडू को देखा जाता है, जो सरोजिनी नायडू, गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई एवं सरोजिनी नायडू को आगा खा पैलेस, आगा खा कहाँ है, पुणे में, आगा खा पैलेस, पुणे, वर्तमान में कहाँ है, आगा खा पैलेस पुणे में नजरबंद किया गया, नजरबंद किया गया। सवाल बनता है ये कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा महादेव देसाई एवं सरोजिनी नायडू को किस जेल में क्या, कहाँ नजरबंद किया है, तो आगा खा पैलेस पुणे कहाँ पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल आता है कि आगा खा पैलेस पुणे, आगा खा पैलेस कहाँ है, पुणे में क्या किया गया था, नजरबंद किया गया था। गांधी हैं, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी हैं, महादेव देसाई हैं और सरोजिनी नायडू हैं, इन चारों लोगों को आगा खा पैलेस में कैद किया जाता है। इसके साथ साथ आप देखते हैं सवाल पूछा जाता है गांधी के सचिव, तो आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछा जाता सीधे है कि गांधी के सचिव, गांधी के जो सचिव पूछा जाएगा तो आप सीधे सवाल बताना होगा, गांधी के सचिव कौन है, महादेव देसाई। और बड़ी दुखांत घटना है कि महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु आगा खा पैलेस में हो जाती है, जिसके कारण देखा गया है कि जब आंदोलन के दौरान जेल में वही नज़रबंद हैं आगा खा पैलेस में, वही मृत्यु हो जाती है। तो सवाल पूछा जाता है कि गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो आगा खा पैलेस पुणे। महादेव देसाई जो उनके सचिव हैं उनका समाधि स्थल कहाँ है, तो आगा खा पैलेस पुणे। और पूछा जाता है कि गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो आप बताएंगे राजघाट दिल्ली। ध्यान रखना, ये कूट मिलाने को आता है, तो आपको ध्यान है गांधी के सचिव महादेव देसाई। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगा खा पैलेस, अल्मोड़ा जेल जो वर्तमान में उत्तराखंड में है वहाँ नज़रबंद किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल को अल्मोड़ा पूछा गया, मिलाने को आया, कहाँ है, तो क्या बताएंगे, उत्तराखंड। अल्मोड़ा जेल
कौन सी जगह वर्तमान में अल्मोड़ा जेल है? तो आपको बताना होगा उत्तराखंड में है अल्मोड़ा जेल। भारत छोड़ो आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में कैद किया गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां? बांकीपुर की जेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर कहां है वर्तमान में? बांकीपुर की जेल में बांकीपुर की जेल में कैद किया गया। सवाल पूछा जाता है बांकीपुर जेल कहाँ है? तो आपको अंडरलाइन करना होगा इस बिंदु को कि बांकीपुर जेल वर्तमान में कहाँ है? पटना। कहाँ है भैया? पटना। ध्यान रखना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको फिर से एक बार देखना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में? अल्मोड़ा जेल। कौन सी जेल है? अल्मोड़ा जेल। है कहाँ वर्तमान में? उत्तराखंड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूछा जाता है बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल कहाँ है वर्तमान में? पटना में नजरबंद किया। इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नाम आता है जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण की जब बात आती है कि सीधे सवाल पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को, तो आप इस साइड में लिखेंगे जयप्रकाश नारायण को सेंट्रल जेल। कौन सी जेल थी? सेंट्रल जेल हजारीबाग कहां पड़ेगा? झारखंड में। सेंट्रल जेल हजारीबाग में कैद किया गया। अब देखो सीधे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में कैद किया गया। अल्मोड़ा जेल उत्तराखंड में है। सीधे सवाल पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर की जेल में कैद किया गया। बांकीपुर जेल कहाँ है? पटना में है। और पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को सेंट्रल जेल हजारीबाग में कैद किया गया। आपको पता होना चाहिए सेंट्रल जेल हजारीबाग कहाँ है? तो आपको क्या है? ये कहाँ है? झारखंड में। वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? झारखंड। और सेंट्रल जेल हजारीबाग झारखंड में जगह कौन सी है? आपको ध्यान रखना है सेंट्रल जेल हजारीबाग रांची। ये कहाँ पड़ेगी इस समय? रांची में। तो सेंट्रल जेल हजारीबाग कहाँ है? रांची। और रांची कहाँ है? झारखंड। जयप्रकाश नारायण को देखा गया कि इस आंदोलन के दौरान वहां पर उनको नजरबंद किया गया, लेकिन इन सबको अलग अलग जेलों में कैद किया गया। लेकिन बहुत जो जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं कि बहुत उस समय युवा थे, ऊर्जावान थे, और सेंट्रल जेल हजारीबाग की दीवालों से बताया जाता है, दीवालें फांद कर, दीवालों से निकलकर बाहर आकर और आंदोलन में फिर से सक्रिय हो जाते हैं। सवाल पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने जेल से फरार हो गया था? तो आपको बताना होगा जेल से फरार होने वाले राजनेता जो थे उस समय जयप्रकाश नारायण ने सेंट्रल जेल हजारीबाग से फरार होकर भूमिगत अंडरग्राउंड होकर आंदोलन का संचालन करना स्टार्ट किया। किसके साथ? उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया के साथ अंडरग्राउंड होके सीधे नासिक से बताया जाता है और देखा जाता है कि रेडियो प्रसारण के द्वारा आंदोलन का संचालन किया। आगे देखते हैं हम लोग। जयप्रकाश नारायण ने, बहुत इंपॉर्टेंट, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हजारीबाग से फरार हुए। कौन सी? सेंट्रल जेल ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हजारीबाग से फरार हो गए।
प्रश्न बनता है सेंट्रल जेल है कहाँ? रांची में है। कहाँ है? रांची में है। हम साइड फिर लिखे देते हैं जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हजारीबाग से फरार हो गए। ध्यान रखना। और जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हजारीबाग से फरार होकर भूमिगत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन अंडरग्राउंड होके किया। उसके भूमिगत होकर आंदोलन का जयप्रकाश, आपको ध्यान रखना है कि जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया। कहने के मतलब है जयप्रकाश नारायण अंडरग्राउंड भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया। मतलब छुप करके आंदोलन का संचालन किया। आंदोलन का संचालन किया जिसमें, ध्यान रखना, जिसमें राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता के साथ रेडियो प्रसारण में सहयोग किया। इसमें देखा गया भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन, जिसमें उषा मेहता एक नाम आता है, उषा मेहता एवं राम मनोहर लोहिया, एवं बहुत बड़े समाजवादी रहे हैं राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया जिसमें उषा मेहता एवं राम मनोहर लोहिया से मिलकर रेडियो प्रसारण के द्वारा रेडियो प्रसारण के द्वारा आंदोलन का संचालन किया। रेडियो प्रसारण के द्वारा आंदोलन का संचालन किया। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को कि बहुत शिद्दत के साथ चीज़ें पकड़ना है कि जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हजारीबाग से फरार हो गए और सेंट्रल जेल हजारीबाग कहाँ है? रांची में। जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर, ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया जिसमें उषा मेहता एक नाम आता है, उषा मेहता एवं राम मनोहर लोहिया, पूरा नाम नहीं यहाँ पर लेकिन मैं बोल रहा हूँ, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया से मिलकर रेडियो प्रसारण के द्वारा आंदोलन का संचालन किया। तो उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, नोट पॉइंट यहाँ पर देंगे हम लोग, ध्यान रखना है कि एक नोट पॉइंट देते हैं कि उषा मेहता एवं राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता एवं राम मनोहर लोहिया ने रेडियो प्रसारण के द्वारा रेडियो प्रसारण का कार्य नासिक से, रेडियो प्रसारण का कार्य नासिक से भूमिगत, ध्यान रखना, भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया। भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया। अब देखो उषा मेहता, सीधे सीधे सवाल बनता है इस जगह पर, इस चीज को आप लोग गौर करना कि उषा मेहता, एक क्या नाम है? उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण कहाँ से? नासिक से। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। नासिक से भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड होकर
आंदोलन का संचालन किया। तो उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया ने रेडियो प्रसारण का कार्य नासिक से भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन, जिसमें सहयोग जेपी बाबू ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने भी देखा जाता इस आंदोलन को चलाने में, इनके देखा जाए रेडियो प्रसारण के द्वारा। अच्छा, होता क्या था रेडियो प्रसारण के द्वारा आंदोलन को चलाने की जो तरीका था कि ये लोग क्या करते थे, शाम और सुबह रेडियो प्रसारण के द्वारा भारतीय जनमानस को संबोधित करते थे, और ब्रिटिश सरकार जो थी और इस आंदोलन को उस समय कुचलने में लगी है। आंदोलनकारी डाकघर जला रहे हैं, रेलवे स्टेशन जला रहे हैं, कोर्ट में जाकर देखा जाता है जहाँ से वकालत हो रही वहाँ पर दफ्तर जला रहे हैं। पूरी तरह से आंदोलनकारियों ने देखा जाता है कि ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर करने के लिए प्रयास में लगी हुई है, क्योंकि गांधी ने एक नारा दे रखा है, क्या करो और करो या मरो, ध्यान रखना है। तो सीधे आपको ध्यान रखना है, रेडियो प्रसारण के द्वारा आंदोलन का संचालन किया गया है। कहाँ से? नासिक से राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता के द्वारा किया गया। राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता का जो सहयोग किया था वो सहयोग किसके द्वारा था? देखा जाता है मेनली सहयोग जयप्रकाश नारायण के द्वारा भी किया गया। इसलिए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में इनकी एक बड़ी भूमिका रहती है। आगे आप देखते हैं, आगे देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु आगा खां पैलेस में हो जाती है। कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई एवं महादेव देसाई एवं महादेव देसाई की मृत्यु आगा खां पैलेस में हो जाती है। आगा खां पैलेस में हो जाती है। आपसे बताए हैं आगा खां पैलेस कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए सीधे आगा खां पैलेस कहाँ है तो क्या आप बताएंगे? पुणे में है। कहाँ है? बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव महादेव देसाई की मृत्यु कहाँ होती है? आगा खां पैलेस, पुणे। सवाल पूछा जाता है इनका समाधि स्थल, तो कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का जो समाधि स्थल पूछा जाता है तो आपको बताना होगा सीधे समाधि स्थल पूछा जाए कहाँ है तो आप क्या बताते हैं? आगा खां पैलेस, पुणे। इनका समाधि स्थल आपसे यदि पूछा जाएगा तब भी आप कहाँ क्या बताएंगे? आगा खां पैलेस, पुणे। और गांधी का समाधि स्थल राजघाट, दिल्ली। इस साइड में लिख लेते हैं, ये आपका स्टैटिक जीके हो जाएगा। गांधी का समाधि स्थल, यहाँ से एक सवाल आता है, सबकी समाधियाँ जो है कहाँ कहाँ है सवाल पूछा जाता है। गांधी का समाधि स्थल पूछा जाए तो आप क्या बताते हैं? बोलो, समाधि स्थल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे राजघाट। कहाँ है? दिल्ली में। राजघाट कहाँ है? दिल्ली में। इस चीज़ को ध्यान रखना है, हम चीज़ें दोनों एक साथ जोड़ लिए हैं। आपसे पूछा जाए गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट, दिल्ली। सवाल पूछा जाए कस्तूरबा गांधी महादेव देसाई का समाधि स्थल कहाँ है तो क्या बताएंगे? आगा खां पैलेस, पुणे। इस प्रकार देखा जाता है आंदोलन चल रहा है, पत्नी का देहांत हो गया, उनके सचिव का देहांत हो, ये सब चीज़ें जो वहाँ हो रहा है देखा गया है कि आगा खां पैलेस में। इसके देखा जाए मुख्य जो चश्मदीद गवाह हैं स्वयं गांधी हैं और सरोजिनी नायडू हैं। इसी आंदोलन के दौरान गांधी ने यहाँ पर उपहास किया, व्रत रखा। देखा जाए उस व्रत के दौरान कि 1943 में गांधी ने एक व्रत रखा कि उपहास किया कि पूरी तरह से जब तक अंतिम सांस रहेगी तब तक देखा जाता है हम कुल मिला के पहले अनाउंस किया था कि 21 दिन का उपहास रखेंगे। 21 दिन के उपहास के दौरान
ही देखा जाता है ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से उसकी मंशा बन गई कि गांधी की डेथ हो जाएगी। लेकिन गांधी को कुछ इतिहासकार ऐसे लिखते हैं कि गांधी ने जब समझ लिया कि सरकार का फोकस मूवमेंट पे नहीं है, सरकार का फोकस द्वितीय विश्व युद्ध पे है, इसलिए कहा कि मूवमेंट पे है नहीं तो क्यों खामखा मृत्यु हो जाए। इसीलिए गांधी ने बताया इतिहासकार कुछ लिखते हैं कि गांधी ने उपहास तोड़ दिया और स्वास्थ्य जर्जर होता चला गया, और उसके बाद स्वास्थ्य ना ठीक होने का कारण गांधी को 1944 में रिहा कर दिया जाता है। तो आगे आप देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को स्वास्थ्य न ठीक, सब सीधे सवाल पूछा था किस सन में रिहा किया गया है। गांधी भारत छोड़ो आंदोलन गांधी का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण 1944 में रिहा किया गया। अब देखो क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्थितियां कमजोर होती जा रही हैं, ब्रिटिश सरकार पूरा फोकस वर्ल्ड वार पे है, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी बताया जाता है, कुछ ऐसा एक सिस्टम था, उस सिस्टम के दौरान चीज़ें बनती चली गई। अंततः 1944 में सीधे सवाल, आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, सवाल पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को किस कारण रिहा किया गया था। किसी का सिस्टम बैठ गया था कहने का मतलब है, या कुछ जुगाड़ लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं था। इतिहासकार सब अपनी अपनी बातें लिख दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेन देखा जाता है, जो देखा गया है कि BL ग्रोवर यशपाल जो बुक है उसमें सीधे सीधे बताया गया है कि स्वास्थ्य ना ठीक होने का कारण उनको रिहा कर दिया गया था, क्योंकि थोड़ा चीज़ें और भी थी, डू और डाई जैसे नारे चल रहे थे, और उनकी पत्नी और उनके सचिव बहादुर देसाई की मृत्यु जेल में ही हो गई थी। सब कुछ उनके सामने हो रहा था, 21 दिन का उपवास भी रखा था, स्थितियां बड़ी नाजुक थी, इसलिए उनको ब्रिटिश सरकार ने रिहा कर दिया। और जब ब्रिटिश सरकार ने रिहा कर दिया उसके बाद फिर गांधी जी पूरे एक सिस्टम के साथ भारत की दूरगामी स्थिति को देखते हुए, विश्व युद्ध की स्थिति को देखते हुए चीज़ों को चेंज करना शुरू हुआ। लेकिन सौभाग्य था भारत का कि वहाँ पर उस समय देखा जाता है वर्ल्ड वार के बाद कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चली जाती है और एक लेबर पार्टी की सरकार गठित होती है, जिसके तहत प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को, जिसके तहत प्रधानमंत्री देखा जाता है एटली बनते हैं, जिनका पूरा नाम था क्लीमेंट एटली को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्लियर है? तो इस कंडीशंस के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम एक चीज़ और देखते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, कई देखा जाता स्थान ऐसे थे जहां पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत समाप्त हो जाती है, और जब हुकूमत जहां जिसकी समाप्त हो जाती है तो वहां पर देखा जाता समानांतर सरकारों का गठन किया गया है। तो सवाल पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कितनी समानांतर, तो देखा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कैसी सरकारों का गठन किया गया, तो समानांतर सरकारों का गठन किया गया। आप देखते हैं उन समानांतर सरकारों में देखा जाता है बलिया से चीतू पांडे के नेतृत्व में तामलुक, और उसके साथ देखा तामलुक मिदनापुर जो जातीय सरकार का गठन होता है, सतारा में भी सरकार का गठन होता है, जिसमें देखा जाए कई लोगों ने मिलकर सरकार का गठन किया और पूरे सिस्टम के साथ ही सरकार चलाने का प्रयास किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे सबको फिर से मैनेज कर लिया। तो आपको ध्यान रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का गठन हुआ।
समानांतर सरकारों का गठन हुआ। सीधे सवाल पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस आंदोलन के दौरान, सीधे सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है, किस मूवमेंट के, देखा जाता है टाइम में, किस मूवमेंट के समय देखा गया है कि समानांतर सरकारों का गठन किया गया। वो समानांतर सरकारें कौन कौन थी, तो आपको ध्यान रखना है, समानांतर सरकार के अंतर्गत देखा गया है कि बलिया में एक समानांतर सरकार का गठन किया गया। उसके बाद सतारा, वर्तमान में बलिया उत्तर प्रदेश, सतारा देखा जाता महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर समानांतर सरकार का गठन किया गया। तथा मिदनापुर, तामलुक नाम से देखा, तामलुक जातीय सरकार मिदनापुर जो बंगाल में है वहां पर गठन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का गठन किया गया, जैसे बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, बलिया में देखा जाता है कि बलिया में चीतू पांडे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चीतू पांडे के नेतृत्व में, बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। सरकार का गठन किया गया। आपसे पूछा जाए कि बलिया कहाँ है तो क्या बताएंगे, बलिया कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बिहार का बॉर्डर है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का गठन किया गया। देखा जाता है कि बलिया उत्तर प्रदेश में चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं, सतारा। सतारा कहाँ पड़ता है, सतारा पड़ता है महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। सतारा समानांतर सरकार का गठन, इसमें कई लोग मिलकर के समानांतर सरकार को बनाए थे। उसमें अपने आप को देखा जाता है प्रेसिडेंट, पीएम, मिनिस्ट्री, सब कुछ इसमें डेवलप किया। पूरा एक सिस्टम बनाया था ब्रिटिश सरकार की तरह, जैसे ब्रिटिश सरकार शासन चलाती थी उसी प्रकार देखा जाए पूरा एक सिस्टम बना था, उसी के तहत लोग चलाना शुरू किए। लेकिन इस इतने बड़े देश में कई जगह टुकड़ों में चीज़ों चलाना थोड़ा असंभव नहीं, बहुत असंभव था। तो इसलिए बताया सतारा समानांतर सरकार का गठन किया गया। सीधे सवाल पूछा जाता है, कौन सी समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। सतारा जो समानांतर सरकार सबसे दीर्घजीवी सरकार थी। सबसे दीर्घजीवी मतलब लंबे समय, दीर्घजीवी इसको बोला जाता है, एग्जाम में आया हुआ है कि दीर्घजीवी अथवा अधिक समय तक चलने वाली सरकार थी। अधिक समय तक चलने वाली सरकार थी। अधिक समय तक चलने वाली सरकार थी। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार कौन थी जिसका संचालन हुआ। तो सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार जो है वो कौन है, तो आपको बताना होगा सतारा समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चलने वाली एक समानांतर सरकार थी। दूसरा पॉइंट, सीधे सवाल पूछा जाता है कि बलिया समानांतर सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया है। बलिया समानांतर सरकार का गठन किसने किया था, चीतू पांडे ने किया था। तीसरा पॉइंट एक और है कि आपको ध्यान रखना है, तामलुक। तामलुक कहाँ पड़ता है, मिदनापुर। तामलुक जातीय सरकार, जातीय सरकार, तामलुक जातीय सरकार ब्रैकेट में पूछा जाता, तामलुक जातीय सरकार जो है का गठन किया गया। तो तीन समानांतर सरकारें थी, आपको ध्यान रखना है। तामलुक जातीय सरकार जो थी वो मिदनापुर जो बंगाल में है, तामलुक जातीय सरकार का गठन किया गया, ये बंगाल में है। सतारा समानांतर सरकार का गठन किया गया जो देखा जाता है महाराष्ट्र में है। आपको ध्यान है, तामलुक जातीय सरकार का गठन किया गया जो बंगाल में है।
17 महाराष्ट्र में है समानांतर सरकार का गठन किया गया। सबसे दीर्घजीवी अथवा अधिक समय तक चलने वाली सरकार थी। बलिया उत्तर प्रदेश में देखा जाता चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। तो आपको इस चीज को गौर करना होगा कि तामलुक जाति सरकार मिदनापुर, तामलुक जाति सरकार मिदनापुर, 17 समानांतर सरकार का गठन महाराष्ट्र किया गया। सबसे दीर्घजीवी, सबसे लंबे समय तक चलने वाली, सबसे लंबे समय तक सबसे दीर्घजीवी समानांतर सरकार की जब बात आती है, 17 की बात आती है। और सबसे पहले बलिया की बात करते हैं। बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि फिर से एक बार चीजों को हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन आपसे पूछा जाए कब स्टार्ट हुआ? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की पूरी थीसिस, पूरी पटकथा किसने लिखी थी? गांधी ने। वर्धा कांग्रेस कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव या पूरे तरह से एजेंडे पे बहस होती है। और उसके बाद में देखा जाता 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हो जाता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। सवाल पूछा जाता है कहां से, कब, किस मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास होता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। 9 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत आंदोलनकारियों को गिरफ्तारी करना शुरू कर दी। और जिसके तहत गांधी, कस्तूरबा गांधी, सचिव महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू जैसे नेताओं को आगा खां पैलेस पुणे में नजरबंद किया गया। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल उत्तराखंड में भेजा गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना की बांकीपुर जेल में कैद किया गया। और देखा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को रांची की सेंट्रल जेल हजारीबाग, सेंट्रल जेल हजारीबाग जो देखा जाता है, जो इस समय वो सेंट्रल जेल हजारीबाग में वहाँ कैद किया गया। और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हजारीबाग से फरार होकर भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन करते हैं, जिसमें उन्होंने उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों के साथ सहयोग किया। और उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया नासिक में रेडियो प्रसारण के द्वारा आंदोलन का संचालन कर रहे थे, जिसका सहयोग किया। और गांधी का स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण गांधी को रिहा कर दिया जाता। 1944 में गांधी का स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण रिहा कर दिया जाता। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी ने 21 दिन का उपवास या व्रत रखा था कि बिना कुछ खाए हुए हम रहेंगे, और जिससे स्वास्थ्य उनका जर्जर होता चला जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके उस चीज़ को देखा गया कि 1944 में अगले वर्ष उनको रिहा कर दिया। लेकिन इसी दौरान उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। उनकी पत्नी और उनके सचिव की मृत्यु आगा खां पैलेस में हो जाती है, जिसके कारण देखा जाता उनका समाधि स्थल वही है। और गांधी का पूछा जाए समाधि स्थल कहाँ है, तो राजघाट है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का गठन हुआ। उस समानांतर सरकारों में देखा जाता है कि 3 समानांतर सरकारें बहुत देखा जाता है इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन। 17 में देखा जाता 17 जो लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार का गठन। और देखा जाता तामलुक जो मिदनापुर में पड़ता है, तामलुक मिदनापुर की जातीय सरकार जो देखा जाता है का गठन किया गया है। इस प्रकार देखा जाए भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रकार से नेतृत्वहीन आंदोलन हो जाता है। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी ने करो या मरो और का नारा दिया था। और कुछ चीज़ें, एक सवाल और बनता है कि अच्छा, करो या मरो का नारा पूछा जाए गांधी, और आराम हराम है किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। करो या मरो का नारा दोनों पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। करो या मरो किसने कहा था? गांधी। और आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग काम करते हैं। ध्यान रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के
बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे काम करते हैं कि ये गांधी जी अपने कार्यों, अपनी मुहिम में लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद में देखा गया है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन मोटो उनका देश स्वतंत्र कराने का है। इसी में समय आप देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर हम लोग काम करते हैं। जैसे आप देखते हैं एक नाम आता है CR फार्मूला। CR फार्मूला, CR फार्मूला, सीधे सवाल पूछा जाता है CR फार्मूला। CR मतलब चक्रवर्ती राजगोपाल। CR फार्मूला चक्रवर्ती राज, CR फार्मूला 1944। कब? 1944। CR फार्मूला 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने प्रस्तुत किया। क्या नाम था? उन्हीं के नाम से तो है ये फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। CR फार्मूला कब आया? सीधे सवाल पूछा जाता है। CR फार्मूला 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखना है इस चीज को। CR फार्मूला कब लाया गया? 1944 में। CR फार्मूला किसने प्रस्तुत किया? चक्रवर्ती राजगोपाल। CR फार्मूला का उद्देश्य, सीधे सवाल पूछा जाता है, कथन और कारण में इसका सवाल मैक्सिमम पूछा गया है। सबसे की पॉइंट यहां पर है, आपको बताना होगा। इसका उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ मंच पर लाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को एक साथ मंच पे लाना। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उद्देश्य पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को एक साथ मंच पर लाना है। सीधे सवाल पूछा जाता है कि CR फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में। CR फार्मूला किसने प्रस्तुत किया? अरे उन्हीं के नाम से, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को एक साथ मंच पर लाने की बात कही गई कि अब हम, गांधी बाहर आ चुके हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मिलकर के काम करेगी। और इस देखा जाता है दो बड़ी पार्टियां, इन दो पार्टियों को एक साथ लाने का प्रयास हम करेंगे। किसने कहा? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। लेकिन CR फार्मूला असफल हो जाता है। CR फार्मूला असफल हो जाता है, बातें नहीं बनी। ध्यान रखना, CR फार्मूला के अंतर्गत बातें देखा जाता है नहीं बनती हैं, और वो इसीलिए देखा गया कि ये असफल हो जाता है। CR फार्मूला पूरी तरह से असफल हो जाता है, जिसके बाद चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट टाइम आप देखते हैं ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड विस्काउंट वेवल, उन्होंने बेबल प्रस्ताव, आपके एग्जाम में सीधे सवाल आता है बेबल प्रस्ताव, वेवेल प्रस्ताव, चौदह जून 1945, वेवेल प्रस्ताव 14 जून 1945 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड विस्काउंट वेवेल के द्वारा, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड विस्काउंट वेवेल
के द्वारा, लॉर्ड विस्काउंट वेवेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, लॉर्ड विस्काउंट वेवेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब देखो सवाल यहां बहुत इंपॉर्टेंट, सीधे सवाल पे, बेवेल प्रस्ताव कब आया था? 14 जून 1945। किसने? उस समय ब्रिटिश वायसराय, लिनलिथगो के बाद वायसराय कौन आ रहे हैं? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड विस्काउंट वेवेल, लॉर्ड विस्काउंट वेवेल के द्वारा प्रस्तुत किया। बेवेल प्रस्ताव, ध्यान रखना, के तहत, वेवेल प्रस्ताव के तहत शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन, बेवेल प्रस्ताव के तहत शिमला सम्मेलन 1945। बेवेल प्रस्ताव के तहत, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बेवेल प्रस्ताव के तहत बेवेल प्रस्ताव के तहत शिमला सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1945। आपसे सवाल पूछा जाता शिमला सम्मेलन कब हुआ, तो आप क्या आंसर देंगे? 1945। किस प्रस्ताव के तहत शिमला सम्मेलन था? बेवेल प्रस्ताव के तहत। अरे बेवेल प्रस्ताव आया कब था? जून 1945 को। किसके द्वारा? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड विस्काउंट वेवेल के द्वारा बेवेल प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बेवेल प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, बेवेल प्रस्ताव के तहत शिमला सम्मेलन 1945। होता क्या है, हमें ये चीजें ध्यान रखना है, शिमला सम्मेलन में है क्या। तो आगे आप देखते हैं कि शिमला सम्मेलन 1945, शिमला, बेवेल प्रस्ताव की जस्ट 10-12 दिन बाद सम्मेलन बुलाया जाता है। शिमला सम्मेलन 1945। ये भी ध्यान रखना है, सबसे पहले बेवेल प्रस्ताव आता है, उसके बाद शिमला सम्मेलन आता है। जब ऊपर नीचे कर देखा जाता है, क्वेश्चन मिलाने को आता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना है कि पहले बेवेल प्रस्ताव है, उसके बाद में शिमला सम्मेलन है। इस चीज को यहां पर पकड़ के रखना है, इन चीजों को, नहीं चीजें स्लिप हो जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। शिमला सम्मेलन 1945, शिमला सम्मेलन का उद्देश्य था वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या का इजाफा किया जाए। देखा जाता है कि उद्देश्य था कि वायसराय, शिमला सम्मेलन का उद्देश्य, इंपॉर्टेंट, का उद्देश्य वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय मतलब गवर्नर की बात कर रहे हैं, किचन कैबिनेट, जो कैबिनेट वायसराय की टीम जो है की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। अब देखो, शिमला सम्मेलन 1945 का उद्देश्य है वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। कहा गया कि संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन होता क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मौलाना अबुल कलाम आजाद नेतृत्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। मुस्लिम लीग जो एक पार्टी है, मुस्लिम लीग की पार्टी, जो मुस्लिम लीग जो है उसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना साहब कर रहे हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब और मोहम्मद अली जिन्ना साहब, देखा जाता है दोनों लोग, दोनों पार्टियों की विचारधारा के तहत वो देखा जाता है सामने बैठते हैं, जिसके अंतर्गत चीज़ें जो निखर करके आती हैं उसमें वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि कहा गया शिमला सम्मेलन 1945 का उद्देश्य है वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। इस दौरान जो संख्या
जो पैरेलल से संख्या बढ़ाने पर काम चला, लेकिन बात जब अल्पसंख्यक की आई, माइनॉरिटी की आई, और माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिमों की बात आई, तो देखा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और में भी मुस्लिम है, और मुस्लिम लीग में तो मुस्लिम मैक्सिमम ही हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं वायसराय की कार्यकारिणी में जो अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ाई जाएगी वो मुस्लिम लीग से होगी। और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कहते हैं नहीं, क्या मुस्लिम लीग में ही मुस्लिम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिम भी है, इसलिए अल्पसंख्यक के मुद्दे पर शिमला सम्मेलन असफल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, शिमला सम्मेलन 1945 मतलब बेबल प्रस्ताव 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत जिसको प्रस्तुत किया था वायसराय लॉर्ड विस्काउंट वेबल के द्वारा, और उस प्रस्ताव के तहत शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है। और शिमला सम्मेलन का उद्देश्य है वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। और इस प्रकार कई पार्टी, भारत में मैक्सिमम जो पार्टियां थी वो सब शिमला सम्मेलन में जाती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के विरोधाभास के कारण यह सम्मेलन असफल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है शिमला सम्मेलन कब हुआ, बेबल प्रस्ताव कब आया, 14 जून 1945। बेबल प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया, लॉर्ड विस्काउंट बेबल ने प्रस्तुत किया। सवाल पूछा जाता है शिमला सम्मेलन कब हुआ, 1945। शिमला सम्मेलन किस प्रस्ताव के तहत हुआ था, बेबल प्रस्ताव के तहत। शिमला सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। तो ध्यान रखना, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना नेतृत्व कर रहे थे। तो सीधे सवाल आता है, कांग्रेस की ओर से लीड कौन कर रहा है, मौलाना अबुल कलाम। और मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, सबसे अधिक बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। ध्यान रखना, सबसे पहली बार मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में बनते हैं। उसके बाद लगातार 5, 40, 41, 42, 43, 44, 45 तक देखा जाता है, लगातार इन्हीं को कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो सबसे देखा जाता है कई अधिवेशनों का कार्यकाल, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, तथा सबसे कम आयु में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। तो शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से, ध्यान रखना इस चीज को, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा मुस्लिम लीग की ओर से, आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग की ओर से पूछा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना। हमने बता दिया कि अल्पसंख्यक मुद्दे पर देखा गया है शिमला सम्मेलन असफल होता है। तो शिमला सम्मेलन असफल हो जाता है, ध्यान रखना, सफल हुआ कि असफल हुआ, शिमला सम्मेलन भी असफल हो जाता है। क्लियर है। तो ये सब चीजें देखा जाए, कहीं CR फार्मूला भी असफल हुआ जो 1944 में आया था। शिमला सम्मेलन, CR फार्मूला के बाद वेबल प्रस्ताव के बाद शिमला सम्मेलन के बाद आगे आप देखते हैं कि जो 1945 में चीज़ें चल रही हैं, 1946 में कुछ चीज़ें घटनाक्रम है, शाही नौसेना विद्रोह। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, शाही नौसेना विद्रोह। सीधे सवाल पूछा जाता है शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ, तो आपको बताना होगा शाही नौसेना विद्रोह 1946।
शाही नौसेना विद्रोह का जो उद्देश्य था वो था कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को रिहा किया जाए, भारत छोड़ो आंदोलन के सिपाहियों को रिहा किया जाए तथा हमारी मांगे पूरी की जाए। इसमें मांगे क्या क्या हैं देखा जाता है। ब्रिटिश जो विदेशी सिपाही और भारतीय सिपाहियों के अंतर्गत देखा जाता है जो खान पान रहन सहन में विभेद किया जाता है, इन चीज़ों को दूर किया जाए। तो शाही नौसेना विद्रोह पूछा जाए 1946, शाही नौसेना विद्रोह का आरंभ ध्यान रखना है SS तलवार नामक जहाज से। सीधे सवाल पूछा जाता है SS तलवार नामक जहाज से स्टार्ट हुआ। जहाज से स्टार्ट हुआ, से आरंभ हुआ। सवाल पूछा जाता है शाही नौसेना विद्रोह किस जहाज पे हुआ था? SS तलवार नामक जहाज से आरंभ हुआ और यह विद्रोह बंदरगाहों पे था। और शाही नौसेना विद्रोह देखा जाता है मूलतः आप देखेंगे बंबई, कहां? बंबई एवं कराची, कराची बंदरगाहों पर व्यापक देखा जाता है कि मूलतः बंबई एवं कराची बंदरगाहों पर अधिक प्रभाव रहा। इस कारण देखा जाता है कि जो देखा जाता है जो बंदरगाहों की बात करते हैं कि अधिक प्रभाव रहा, कि मूलतः बंबई और कराची बंदरगाहों पर अधिक प्रभाव रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखा जाता सेनाओं का जो देखा जाता जो मैक्सिमम सेनाएं जो थी, खास करके नेवी की बात करते हैं जो पोर्ट की, तो कराची जो था बहुत बड़ा देखा जाता बिजनेस हब था। बंबई भी बहुत बड़ा जो बिजनेस हब है। सीधे सवाल पूछा जाता है बंबई किस आइलैंड पे है? तो बंबई आपको बताना होगा सॉल्सेट आइलैंड पे है। किस द्वीप पर है? सॉल्सेट। अच्छा, द्वीप किसे कहते हैं बताइए? द्वीप एक छोटे भूखंड के चारों ओर जल हो उसे हम द्वीप, आइलैंड जिसे बोलते हैं, द्वीप कहते हैं। एक बड़े भूखंड के चारों ओर जल हो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। किसी भूखंड के तीन ओर जल हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो छोटे भूखंड को हम द्वीप, एक छोटा भूखंड हो, भूमि का टुकड़ा जिसके चारों ओर जल हो उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप। जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। एक बड़ा भूखंड हो उसके चारों ओर जल हो उसे महाद्वीप कहते हैं, है ना। जैसे देखा जाता है क्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, जिनके चारों ओर जल की बात करते हैं, ठीक है, उसे महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जिसे तीन ओर जल हो, तीन ओर जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे अरब का प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप। भारत के प्रायद्वीप में तीन ओर से क्या घिरा है? एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है, और ऊपर देखिएगा सेंट्रल हाईलैंड है जिसमें अरावली है, बिंध्यन है, मैकाल है, राजमहल है, शिलांग की पहाड़ियां हैं। तो एक तरफ स्थल है और तीन तरफ जल है, तो इसे प्रायद्वीप कहते हैं, है ना। तो मूलतः बंबई हो तो शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? 1946 को हुआ। शाही नौसेना विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? 1946। शाही नौसेना विद्रोह का आरंभ SS तलवार नामक जहाज से आरंभ हुआ। शाही नौसेना विद्रोह मूलतः बंबई एवं कराची बंदरगाहों पर अधिक प्रभाव रहा। ध्यान रखना। अब बात आती है कि शाही नौसेना विद्रोह का उद्देश्य पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो उद्देश्य है खान पान रहन सहन, भारतीय और ब्रिटिश सिपाहियों के मध्य खान पान रहन सहन का विभेद ना किया जाए। उद्देश्य था आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को रिहा किया जाए। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को रिहा किया जाए, के सिपाहियों को रिहा किया जाए। एक ये इनकी मांग थी। दूसरी मांग इनकी थी कि खान पान रहन सहन, खान पान रहन सहन खान पान रहे सहन, वेतन भत्ते में विभेद ना किया जाए, में
विभेद ना किया जाए, विभेद ना किया जाए। खान पान रहन सहन वेतन भत्ते में विभेद ना किया जाए, ध्यान रखना है। तो इस खान पान रहन सहन वेतन भत्ते में विभेद ना किया जाए, ये उद्देश्य थे। आपसे पूछा जाए, अब देखो यहां पर कैसे हमें सवाल बनाने हैं कि शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? 1946। क्वेश्चन नंबर 1, शाही नौसेना विद्रोह किस जहाज से आरंभ हुआ? एसएस तलवार नामक जहाज से आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, शाही नौसेना विद्रोह किस किस बंदरगाहों पर अधिक प्रभावी रहा? कराची और बंबई बंदरगाहों पर अधिक प्रभावी रहा। शाही नौसेना विद्रोह का उद्देश्य क्या था? आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को रिहा किया जाए, ठीक है। खान पान रहन सहन वेतन भत्ते में विभेद ना किया जाए, खान पान रहन सहन वेतन भत्ते में विभेद ना किया है। इन सब अवधारणाओं के साथ शाही नौसेना विद्रोह होता है, और शाही नौसेना विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने बंदरगाह के सिपाहियों से जाकर के भेंट की और कहा कि आपके लिए देश पूरा खड़ा है और कोई विभेद नहीं होगा, आप लोग आंदोलन जो देखा जाता है विद्रोह है, इस मुहिम को टाल दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। इस सांत्वना के साथ शाही नौसेना विद्रोह समाप्त किया जाता है। तो सवाल कैसे बनता है? शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? 1946। शाही नौसेना विद्रोह किस जहाज से? एसएस तलवार। शाही नौसेना विद्रोह किन बंदरगाहों पर ज़्यादा प्रभावी रहा? बंबई और कराची। कराची बंदरगाह इस समय पाकिस्तान में है, ध्यान रखना। और आज़ाद और शाही नौसेना विद्रोह उद्देश्य क्या था? आपको ध्यान रखना, उद्देश्य पूछा जाए तो आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को रिहा किया जाए, खान पान रहन सहन वेतन भत्ते में विभेद ना किया जाए, तथा एक जगह तो ये भी पॉइंट मिलता है कि इन्होंने ये भी कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलनकारियों को भी रिहा किया जाए। इस तरह देखा जाता शाही नौसेना विद्रोह का एक अपना अलग अंदाज और प्रभाव रहता है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि लॉर्ड विस्काउंट वेबल उस समय वायसराय भारत के हैं, और देखा गया है कि अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा जाता है कंडीशन ब्रिटेन में चेंज होती है, कंजर्वेटिव पार्टी की जगह पर लेबर पार्टी की सरकार आती है, और उस लेबर पार्टी के अंतर्गत प्रधानमंत्री जो बनते हैं क्लीमेंट एटली बनते हैं। सवाल बनता है जब देश आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल के क्लीमेंट एटली? तो आपको बताना होगा क्लीमेंट एटली। तो ध्यान रखना है, क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने सबसे पहले भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा, भारतीयों की विचारधारा के तहत, भारतीयों की संस्कृति के तहत, भारतीयों के संस्कृत अर्थात कल्चर के तहत एक ऐसा संविधान हो जिसके तहत तो उनका जीवन स्तर और उनके देश का स्तर अच्छे से चल सके। इसके लिए देखा गया कि भारत में उस समय 565 रियासतें थी, जिसमें देखा जाए इतने बड़े रियासतें हैं, इतना बड़ा देश है, इसको संभालने के एक सिस्टमैटिक रूल के साथ, एक नियमों के साथ, एक कार्यकारिणी रखते हुए एक लॉ मेंटेन करना पड़ेगा, एक कानून मेंटेन करना पड़ेगा। कैसे? इसलिए क्लीमेंट एटली की विचारधारा के तहत देखा जाता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत देखा जाता है भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास आरंभ होता है। तो कैबिनेट मिशन योजना, अगला पॉइंट हमारा है कैबिनेट मिशन योजना। सीधे सवाल पूछा जाता है कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना। भारतीयों के लिए सवाल पूछा जाता है संविधान का निर्माण किस क्रिप्स प्रस्ताव के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, बेबल प्रस्ताव के तहत, शिमला सम्मेलन के तहत, ऐसे सवाल आता है। तो कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य है भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना, भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना। ये उनका की पॉइंट है।
भारतीयों के लिए तो आपसे सवाल पूछा है भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ है, भारतीय संविधान की जो रूपरेखा तय की गई थी, किसकी सिफारिश की? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश। तो कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण। कैबिनेट मिशन योजना का गठन, ध्यान रखना, का गठन पूछा जाता है। आप बताएंगे कि मार्च 1946। कब? मार्च 1946। कैबिनेट मिशन योजना 3 सदस्यीय दल, 3 सदस्यीय दल है। जैसे कौन है बताइए, बोलो। 3 सदस्यीय दल की बात करते हैं। एवी अलेक्जेंडर, क्या नाम है? एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये देखा जाता है एज ए अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। आगे देखिए स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स वही है, क्रिप्स प्रस्ताव वाले क्रिप्स से। और उसके बाद देखा जाता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, क्या नाम है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्यीय दल है। सीधे सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कैबिनेट मिशन योजना 1946, क्या बोलेंगे? 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 का उद्देश्य भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 1, कैबिनेट मिशन योजना का गठन मार्च मंथ के साथ आ जाए। पता चले 46 में कई घटनाएं हुई थी, जैसे फरवरी 1946 में शाही नौसेना विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद शाही नौसेना विद्रोह के बाद चीजें देखा जाता है। मार्च में कैबिनेट मिशन योजना, मार्च 1946। कैबिनेट मिशन योजना 3 सदस्यीय दल है, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो ध्यान रखना है, सवाल बनता है कि स्टैफर्ड क्रिप्स जो देखा जाता है, लॉर्ड पैथिक जो लॉरेंस हैं, ये सवाल पूछा जाता है लॉर्ड पैथिक लॉर्ड। कैबिनेट मिशन योजना में सचिव पूछा जाता है। सचिव कौन था? तो आपको ध्यान रखना, सचिव पूछा जाएगा तो आप सीधे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को टिक कर देंगे। सीधे सवाल पूछा जाए कैबिनेट मिशन योजना में सचिव कौन है, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है। इस चीज को ध्यान में रखना, सचिव बहुत पूछा जाता है। अच्छा, कैबिनेट मिशन योजना जब गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना गठन के समय एक पॉइंट और बढ़ा देंगे, कैबिनेट मिशन योजना गठन का जो प्रयास है, गठन का जो प्रयास है, ध्यान रखना है कि लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री पीएम किसके द्वारा? क्लीमेंट एटली के द्वारा। पीएम क्लीमेंट एटली के द्वारा। देश आजाद होता है तभी भी यही क्लीमेंट एटली के द्वारा। तो आपको इस चीज को गौर करके रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना का गठन का जो प्रयास है, लेबर पार्टी के पीएम क्लीमेंट एटली के द्वारा, इन्हीं के विचारधारा के तहत देखा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में जब यही प्रधानमंत्री ब्रिटेन होते हैं तो भारत स्वतंत्र होता है, तब भारत स्वतंत्र होता है। तो आज हम लोगों ने जो काम किया है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, CR फार्मूला, बेबेल प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन और उसके बाद में देखा था शाही नौसेना विद्रोह, उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना। आगे आप देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के बाद, कैबिनेट मिशन योजना जो सिस्टम पूरा एक वे चल रहा था, उसी के बाद देखा जाता है एक बिंदु की बात आती है, सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने और कब की? तो सीधी कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस सीधी कार्यवाही दिवस अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कब होती है?
आपको ध्यान रखना है, घोषणा होती है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। आपसे सीधे सवाल पूछा जाता है 1946 में शाही नौसेना विद्रोह, फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन योजना, मार्च 1946। कैबिनेट मिशन योजना के बाद देखा जाए मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस, जिसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा। डेट याद रखना, बहुत बार पूछे, सिर्फ यही सीधे सवाल पूछा जा कि सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो आपको बताना होगा मार्च 1946। सॉरी 16 अगस्त 1946। सीधे सवाल बनता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा कब होती है? 16 अगस्त 1946। किसके द्वारा? इस चीज को ध्यान रखना, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि आगे आप देखते हैं कि 1946 की घटनाओं के बाद फिर देखा गया है कि 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, उसके बाद एक संविधान निर्मात्री सभा के रूप में चीज़ें आगे बढ़ती हैं। क्लीमेंट एटली की घोषणा होती है और उसके बाद माउंटबेटन योजना का प्लान किया जाता है। माउंटबेटन योजना के प्लान के बाद एक ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट पारित होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उस एक्ट के तहत देखा जाता है 18 जुलाई 1947 को भारत को स्वतंत्र किया जाता है। क्लियर है? तो आज आप लोगों ने देखा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, CR फार्मूला, बेवल प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन, शाही नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन योजना, सीधी कार्यवाही दिवस जैसे टॉपिकों पे काम किया है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।